Hello students, welcome in lecture 6 of electricity. In this lecture, you will learn about the parallel and series connections and the numericals based on series and parallel connections. Do subscribe the channel and like the video. Here you go with the lecture 6. विल टॉक अबाउट द पैरेलल कनेक्शन। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब है जैसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव यहां से करंट ट्रैवल करना शुरू किया, अगर करंट इस रजिस्टर में सीधा सीधा पहुंचा है, ये पैरेलल कनेक्शन में नहीं है, ये सीरीज में है। सेम रास्ते पे करंट इसको मिल गया, ये भी सीरीज में है, इसको भी सेम रास्ते मिल गया। यहां पर रास्ते दो पार्ट्स में बट गए, यहां पर रास्ते दो पार्ट्स में बट गए, तो यहां पर एक I1 करंट चला जाएगा, एक I2 करंट चला जाएगा, यानी करंट को बटकर जाना पड़ा। भले ही इससे पूरा होने के बाद करंट जब यहां निकलेगा तो वापस वो I बन जाएगा, लेकिन इन दो रजिस्टर्स तक जिनका नाम R3 और R4 है, इन दो रजिस्टर्स तक करंट को पहुंचने के लिए अपने आप को डिवाइड करना पड़ा। इस I करंट को अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो अगर करंट को अपने आप को डिवाइड करना पड़े तो हम कहते हैं कि वो रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में हैं या वो रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो इस पूरे सर्किट में अब मान लो यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और मैंने इस सर्किट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक बल्ब और लगा देते हैं डिवाइस के नाम पे। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस एमीटर के सिंबल्स कर दिए, ऑल फाइन। यहाँ पर फिर हमारा I करंट ही है। तो इस पूरे सर्किट में ये R3 और R4 हमारे लिए पैरेलल के रूप में है और ये R1 और R2 जो है ये सीरीज में ही है। आप देखो यहां से करंट I पहुंचा था, इस R1 के पास पूरा I करंट पहुंचा, इस बल्ब के पास भी I करंट पहुंचा, ये भी सीरीज में है। इस R2 के पास भी I करंट पहुंचा, ये भी सीरीज में। लेकिन इस I करंट को R3 R4 में बटना पड़ा तो ये आपस में पैरेलल हो गए। अगर मान लो तुमने यहां पर एक बल्ब लगा दिया होता, एक मान लो R3 के साथ भी तुमने एक बल्ब लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, R3 के साथ भी तुमने एक बल्ब लगा दिया है, तो वो बल्ब भी आपका पैरेलल कनेक्शन का पार्ट है। इस बल्ब पर सिर्फ I1 करंट पहुंचेगा क्योंकि ये बल्ब I1 वाले पाथ पे लगाया गया है। इस वाले बल्ब पे पूरा करंट है। मान लो यहां पर भी एक तुमने बल्ब लगा दिया तो इस बल्ब पर भी पूरा I करंट पहुंचेगा। तो एज अ होल ये पूरा सीरीज में है, लेकिन उस सीरीज के अंदर एक छोटा सा पैरेलल कनेक्शन है, ये R3 और R4। और अब उस R3 के साथ सीरीज में है ये बल्ब, लेकिन वो पूरे सर्किट के रेस्पेक्ट में पैरेलल में है क्योंकि पूरे सर्किट का जो करंट था वो I करंट था और इस हिस्से पर I करंट ना पहुंच के I का एक पार्ट पहुंचा है विच इज I1। ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर कि I1 और I2 ये बटे हुए करंट है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा, इसका एक पैरेलल का एक एग्जांपल मैं और देता हूं। अगर मैं अब एक भी चीज सीरीज में नहीं डालूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही डालूंगा। मैंने सबसे पहले यहां से एक पैरेलल डाला, 1 2 3, मैंने 3 रजिस्टर्स पैरेलल में डाल दिए। इसके बाद यहां पे मैंने 1 2, ये मैंने 2 रजिस्टर्स पैरेलल में डाल दिए और ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो एक स्विच लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, एक एमीटर भी लगा देते हैं। ठीक है, एक एमीटर भी लगा दिया, प्लस माइनस। यहां से करंट चला, I करंट चला होगा, यहां पर वो I करंट किस किस में बट गया, I1 I2 I3, 3 पार्ट्स में बट गया। यहां जब वापस निकला इस पूरे पैरेलल उससे अरेंजमेंट से, तो वापस पूरा पूरा I हो गया। लेकिन अब फिर इसको 2 पार्ट्स में बटना पड़ा। हमें नहीं मालूम कि इन R1 R2 R3 की क्या वैल्यूज हैं, हमें नहीं मालूम इस R4 और R5 की क्या वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे करंट को एक और डिवीजन लेना पड़ेगा। वैसे IA IB मान लो या तुम्हारा मन है इसे I4 I5 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। IA IB मान लिया मैंने, यहाँ पे करंट फिर I निकलेगा। अब जो पैरेलल में बटने का होता है उसमें सबसे पहली बात क्या बताना चाहता हूं, I इक्वल्स टू ही I1 प्लस I2 प्लस I3 भी होगा और I इक्वल्स टू ही IA प्लस IB भी होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसी I ने 3 पार्ट्स में बट के I1 I2 I3 को जनरेट किया था और इसी I ने IA और IB में बट के यहां पर पूरे I को ही 2 पार्ट्स में बांटा था। फिर कलेक्ट होने के बाद यहां पर भी I हो गया। तो पैरेलल का मतलब यही है कि जितनी जगह पैरेलल I जाता है, जितने रास्ते उसको मिलते हैं, उतने रास्तों में एज पर द रजिस्टर बट जाता है। कैसे बट जाता है, एज पर द रजिस्टर।
पैरेलल कनेक्शन के जो 3 रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर्स एज पर मैग्नीट्यूड ऑफ रजिस्टर्स। अभी अभी हम लोगों ने जो वीडियो 1 में डायग्राम्स बनाए थे उसमें ईच सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर्स वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक सेट 3 रजिस्टर्स का बनाया था, फिर एक सेट 2 रजिस्टर्स का बनाया था, तो सब में अलग अलग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर। जितने भी एक सेट होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर रिकलेक्शन हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर रिकलेक्शन हो जाता है, जैसा पिछले डायग्राम में था। एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ रजिस्टर। अब वो करंट किसको कितना मिला, I1 कितना हुआ, I में से I2 का हिस्सा कितना है, I3 का हिस्सा कितना है, ये किस पे डिपेंडेंट करेगा, रेजिस्टेंसेस पे। अभी कैसे करेगा, विल कम टू नो। सेकेंड पार्ट, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट या सेम ऑन रजिस्टर्स ऑफ सेम सेट ऑफ पैरेलल कनेक्शन। यानी जैसे 2 सेट बनाए थे, पहला 3 वाला, दूसरा 2 वाला, तो उसमें पहले 3 वालों पर वोल्टेज जो था वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑन रजिस्टर्स ऑफ सेम सेट। अगले 2 वालों पर सेम रहेगा, बट पहले 3 वालों का अगले 2 वालों से कोई मतलब नहीं है ना। अगर यहां पर 2 रजिस्टर्स, ये 3 वाले रजिस्टर्स हैं, तो इन तीनों पर वोल्टेज सेम रहेगा। फिर ये 2 रजिस्टर्स हैं पैरेलल में, तो इन 2 पर सेम रहेगा, इन 3 पर सेम रहेगा, इन 2 पर सेम रहेगा, लेकिन इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट होने का मतलब ईच सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर्स पर वोल्टेज का कांस्टेंट होना। तीसरा, रजिस्टर्स आर एडेड इन रेसिप्रोकल टू ऑब्टेन टोटल रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल में ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस ऑब्टेन की जाती है। रजिस्टर्स आर एडेड इन रेसिप्रोकल टू ऑब्टेन टोटल रेजिस्टेंस। ये तीनों रूल्स आप अच्छे से रीड करो और इन्हें कॉपी में लिख लो। अब मैं जरा इन तीनों रूल्स को प्रॉपरली आपको फिर से एक सर्किट के थ्रू बताता हूं। पहले ये रूल्स पॉज करके वीडियो आराम से 2 बार रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और जो मैंने इनके बारे में बोला वो 2-3 बार सुनो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करो ये वीडियो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे मैंने रेसिप्रोकल में ऐड करना बताया, तो आर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जितने भी सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स हैं उनकी ऑब्टेन करनी है तुम्हें। तो उस केस में तुम्हें सारे के सारे रेजिस्टर्स रेसिप्रोकल में ऐड करने पड़ेंगे। जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको रेसिप्रोकल में ऐड करोगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको फर्दर रेसिप्रोकेट कर दोगे टू ऑब्टेन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जो थर्ड वाला रूल था उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो हमें क्या समझना था, रजिस्टर्स के मामले में ये कांस्टेंट रहते हैं, रूल्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे चाहे याद करो। जो आर इक्विवेलेंट है वो रेसिप्रोकल में ऑब्टेन किया जाता है, फिर फाइनल रेसिप्रोकेट करके आर इक्विवेलेंट या आर टोटल या आर इफेक्टिव कुछ भी बोलो इसको। दूसरा, जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। और तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि I इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टर्स। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड रेजिस्टर्स का होगा उसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये I भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तीनों रूल दिमाग में पैरेलल के एकदम सेट हो जाए। अब जरा तुलना कर लेते हैं कि हमने सीरीज में 3 रूल्स क्या पढ़े थे और पैरेलल में 3 रूल्स क्या पढ़े थे। क्योंकि जब तक दिमाग में सीरीज और पैरेलल के रूल्स साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सीरीज का रूल हमारा सबसे पहला क्या था कि करंट इज कांस्टेंट। जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबको सेम करंट मिलता है सीरीज में। इसका पहला रूल क्या था पैरेलल कनेक्शन का, कि करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स। करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स, ईच सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स। ठीक बात। अब आते हैं वोल्टेज के मामले पे, है ना। देखो ओम्स लॉ के तीनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। वोल्टेज सीरीज में, वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। हर जो सीरीज में रजिस्टर है उसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात बड़े बच्चे गलती करते हैं, इसको बड़ा विशेष से याद रखना है। ठीक है, इसका सेकंड क्या कहता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑन ईच सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर। जो एक सेट ऑफ पैरेलल रजिस्टर होगा उस पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम लोग करते हैं, हम लोग ये रजिस्टर्स का ही सीरीज कनेक्शन और रजिस्टर्स का ही पैरेलल कनेक्शन सीख रहे हैं। तो इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है वो बड़ी साधारणता मिल जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, और लेकिन इसका जो होता है वो हमें जो आर इक्विवेलेंट ऑब्टेन करना है, आर टोटल ऑब्टेन करना है, वो रेसिप्रोकेट करके सारे रजिस्टर्स ऐड करने पड़ते हैं जितने भी पैरेलल में हैं। और रेसिप्रोकेट करके ऐड करने के बाद हम लोग फाइनल आंसर को भी रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें आर इक्विवेलेंट ऑब्टेन होता है। ये है सीरीज और पैरेलल के 3 रूल्स का डिफरेंशिएशन।
which you have to remember very well before starting with the video 3. Learn them, set in your mind, then see the video 3. ये बेटा एक मैंने डायग्राम बनाया, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है, एक R1 रजिस्टर बनाया, यहाँ से करंट कोई I निकला होगा, है ना, ये I करंट इस R1 रजिस्टर को मिला होगा, यहाँ से ये I फिर गया होगा। अब ये भी आपने सीखा, हर पैरेलल रजिस्टर में करंट बढ़ता है, कोई I1, कोई I2, कोई I3, 3 करंट यहाँ पे 3 पार्ट्स में करंट बढ़ गया होगा। यहाँ फिर पूरा कलेक्ट होके I आ गया होगा, यहाँ पर जो करंट बटा होगा वो क्या हुआ होगा, I4 मान लेते हैं, I5 मान लेते हैं। ठीक है, ये सबके दिमाग में सेट है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 भी I के बराबर होगा और I4 और I5 भी मिलकर I के बराबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट वापस I पहुंचेगा, इसको फिर से I मिलेगा, एमीटर तक पूरा I करंट जाएगा, बल्ब पे भी पूरा I करंट जाएगा, स्विच पे भी जाएगा और वापस बैटरी तक पूरा I करंट पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी I करंट है, क्योंकि जो करंट होता है वो पूरे सर्किट का होता है, जितने रजिस्टर्स उसने फेस करने होते हैं सबको फेस करने के बाद फाइनली वो I करंट ही इस पूरे सर्किट का आउटपुट होता है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग रूल्स का एप्लीकेशन भी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स का एप्लीकेशन भी करेंगे और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि किस तरह से पैरेलल सीरीज को रीड किया जाता है। तो अब सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि इस सर्किट के कितने पार्ट्स हैं। जिस सर्किट में रेजिस्टर्स के पार्ट, एक R1 पार्ट है, एक R डैश पार्ट है, एक R डबल डैश पार्ट है और एक R7 पार्ट्स है। मतलब इस सर्किट के 4 पार्ट्स हैं, R1, R डैश, R डबल डैश, R7। इसमें R1 सीरीज में है, ये R डैश जो है ये R2, R3, R4 के कॉम्बिनेशन का नाम है और जो R5, R6 है उसका कॉम्बिनेशन का नाम R डबल डैश है और R7 नाम है इसका। तो हम किसी भी सर्किट को सीरीज के निगाह से देखते हैं कि मेरा पूरा I करंट कहां पर है। तो मेरा पूरा I करंट इसके पास है, ये पूरा I इन 3 में बटा था तो हमने उसको एक सिंगल रजिस्टर मान लिया, मेरा पूरा I इन 2 में बटा था तो उसको हमने एक और सिंगल रजिस्टर मान लिया, ये R7 को एक सिंगल रजिस्टर मान लिया। तो सीरीज सर्किट की इंपॉर्टेंस हुई कि हम पूरे सर्किट को पहले सीरीज में सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, R डैश और R डबल डैश की वैल्यूज पता करना। ठीक है, तो हम सब अपने सोल्यूशन को शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख दी हैं, सब ओम में है, थोड़ा स्पेस कम थी तो मैंने ओम का सिंबल नहीं बनाया है, तो ये सब ओम में है, फॉर ग्रांटेड समझ लो। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने R2, R3, R4 को R डैश माना था, तो R डैश हमने सीखा है ना कि जो भी पैरेलल में होते हैं उनके रेजिस्टर्स को ऐड करने के लिए रेसिप्रोकल में ऐड किया जाता है। तो ये रेसिप्रोकल में R2 की वैल्यू 2 है, R3 की 4 है और इसकी भी 4 है। इनको रेसिप्रोकल में ऐड किया, 4 आया, 2 टाइम्स प्लस 1 4, 4/4, 4/4 इज 1। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी करो तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे R डैश इक्वल्स टू, R1 नहीं R डैश है, R डैश इक्वल्स टू 1 ओम आया, यहाँ 1 आया था। अगर ये कोई और फ्रैक्शन आता तो उस केस में हमें उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता, बट 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो R डैश की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 1 ओम आ गई, यानी ये सारा पैरेलल रजिस्टर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ एक सिंगल रजिस्टर 1 ओम का लगा सकते हैं। जिन जगहों पे करंट बटा था वो सारे हमारे करंट कंबाइन हो गए। ठीक है, R डैश की वैल्यू 1 ओम आ गई, यानी अब हम इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सारे R2, R3, R4 को यहां से मिटा के इसकी जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हैं जिसका नाम होगा R डैश। ठीक है, R डैश, और R डैश की वैल्यू हमारे नोन में हो गई कितनी, 1 ओम। चलो अब हमारा सेकंड टारगेट क्या है, इस पैरेलल वाले कनेक्शन को सॉल्व करना। नाउ तुम लोग तो आगे कंटिन्यू करोगे, मैंने मिटा दिया है। नाउ R डबल डैश इक्वल्स टू, और पहले डिक्लेयर कर लोगे कि लेट R dash be the combination resistance of R2, R3, R4 and R double dash be the combination resistance of R5 and R6। अब R5 और R6 को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलल में जोड़ने वाले हैं, 1/3 और 1/6। इस 1/3 और 1/6 का सम करोगे तो दिस विल बिकम 6, 2 + 1 3, तो ये आया 3/6 विच इज सिंप्लीफाइड एज 1/2। तो 1/2 है तो रेसिप्रोकेट करके R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 ओम। R डैश की वैल्यू हमारी 2 ओम आई, क्योंकि ये जो कुछ आया था ये 1/R डबल डैश आया था ना, तो 1/R डबल डैश 1/2 है तो R डबल डैश की 2 ओम आएगी फाइनली रेसिप्रोकेट करके, राइट। अब हमारा ये कॉम्बिनेशन भी खत्म हुआ, इस कॉम्बिनेशन पे भी हमारा करंट बटा था तो हमने इस कॉम्बिनेशन को भी खत्म करके यहाँ पे अपना एक सिंगल रजिस्टर R डबल डैश लगा लिया। ये हमारा सर्किट हो गया एकदम सिंप्लीफाइड। अब हमारे पास R डबल डैश की वैल्यू भी आ गई है।
ये आर डबल डैश की वैल्यू आ गई, आर डबल डैश इक्वल्स टू कितना आया था, 2 ओम आया था, राइट। अब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस क्वेश्चन में। आर इक्विवेलेंट यानी आर इक्विवेलेंट वर्ड या आर टोटल या आर इफेक्टिव कुछ भी यूज कर सकते हो। ई डबल एफ डॉट इफेक्टिव के लिए होता है, टोटल के लिए पूरा TOTAL लिखना पड़ता है। लेकिन इन शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की बात हो रही हो। तो अब आर टोटल क्या है, हमारा पूरा सर्किट हमेशा सीरीज में होता है, R1 R डैश R डबल डैश और R7, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारी टोटल रेजिस्टेंस है। तो R1 हमारा 4 था, R डैश हम लोगों ने 1 निकाला था, R डबल डैश हम लोगों ने 2 निकाला था, और R7 हम लोगों का कितना था, R7 मैंने दिया नहीं है, R7 को ले लो आप, कितना आसान आना, 4 5 6 7 नहीं दिया तो है, R7 5 लिया है, यहाँ R7 दिया है बेटा, 5 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, यानी आर टोटल या आर इफेक्टिव 12 ओम आ गया। अब हम लोग सीधा बाई ओम्स लॉ, ये करंट ही तो पता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बाई ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, वोल्टेज हमें दिया है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल आया हमारा कितना 12, तो 1/2 एम्पियर्स, 1/2 एम्पियर्स को हम 0.5 एम्पियर्स लिख सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट का जो करंट आया वो 0.5 एम्पियर आया, राइट। पूरे सर्किट करंट 0.5 एम्पियर आया, हमने सारे पैरेलल्स को सॉल्व कर लिया। 6 वीडियो 4 मैंने वही जो वीडियो 3 का डायग्राम था ना फिर से एक बार आपके लिए बना दिया। I1 I2 I3 तीन पार्ट्स में करंट बटा था, यहाँ I4 I5 में बटा था। अब जरा मैंने आपको बताया था कि ये सर्किट 4 पार्ट्स का सर्किट है, R1 R डैश जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, R डबल डैश और ये R7। तो हर एक पार्ट में, क्योंकि ये 4 सीरीज के टुकड़े हैं, तो सीरीज के इन 4 टुकड़ों में इस पर V1 वोल्टेज होगा, इस पर V2 होगा, इस पर V3 होगा और इस पे V4 होगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। अब जैसा कि आपने पैरेलल के रूल्स में सीखा कि ईच सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर में वोल्टेज जो वोल्टेज पहुंचता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी R2 रेजिस्टर के ऊपर, R3 रेजिस्टर के ऊपर और R4 रेजिस्टर के ऊपर, सबके ऊपर कितना वोल्टेज होना चाहिए, V2। और यहाँ R5 और R6 के ऊपर कांस्टेंट वोल्टेज दोनों के पास कितना जाएगा, V3, ठीक है। इन तीनों पर V2 वोल्टेज, क्योंकि R डैश एक इनका सीरीज कंपोनेंट है, सीरीज पार्ट है R डैश, उस R डैश को डिस्ट्रीब्यूशन मिला है V2 का, तो उस V2 के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका इन सब पर सेम V2 रहेगा, क्योंकि रूल क्या है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो वो कांस्टेंट कौन है इनके लिए, V2। सीरीज में बढ़ता है तो सीरीज में बढ़ के इनके हिस्से में V2 आया, इन्होंने आपस में सबने पूरा V2 शेयर किया। V3 इस सीरीज के कंपोनेंट के पास आया R डबल डैश के पास, और R डबल डैश के अंदर कौन कौन था, R5 और R6, तो उनको दोनों को सेम वोल्टेज V3 से सर्वाइव करना है, और V4 इस पूरे को मिलेगा। अब जरा इन V1 V2 V3 V4 की वैल्यूज निकालते हैं। V1 की वैल्यू I R1 होगी, I हम लोगों का अभी टोटल कितना निकला था 0.5, और R1 हमारा कितना है 4, तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट। और V2 की वैल्यू क्या है हमारी, V2 की वैल्यू है हमारे I V2 ये R डैश वाला है ना, तो I पूरा हम लोग सब कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R डैश हम लोगों ने डेवलप किया था, और वो R डैश आया कितना था 1 आया था, तो इसको 0.5 वोल्ट मिला। अब V3 किनको मिला होगा, इस R डबल डैश के कॉम्बिनेशन को, I डबल डैश, I 0.5, R डबल डैश कितना निकाला था हम लोगों ने, कितना निकाला, 2 निकाला था, तो यहाँ पे पहुंचा 1 वोल्ट। और V4 I यहाँ पे R7, तो 0.5 इंटू R7 की वैल्यू 5 है, 2.5 वोल्ट है ना, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अब आप गौर करो, V जो यहाँ पे था वो 6 वोल्ट था, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए इसके अंदर लिख दिया, सर्किट के अंदर, नहीं तो तुम लोग भी ऐसा ना होगे अपनी कॉपी में सर्किट के अंदर लिख लो, नीचे लिखना। V1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5, जोड़ो 2.5 3.5 4 6 वोल्ट आ गया। यही 6 वोल्ट इन 4 पार्ट्स में बटा था, क्योंकि 4 ही सीरीज कंपोनेंट्स थे हमारे पास, तो इसका 4 पार्ट्स में बटना, इन चारों के कॉम्बिनेशन का सम जो है वो पूरा 6 वोल्ट ही आना था। तो ये हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, कैसे कैसे वोल्टेज बढ़ता है। तो वोल्टेज सीरीज में बटा था, तो जो वोल्टेज के टुकड़े हैं वो किस तरह से उनकी मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई, I R1 I R डैश
IR" में और IR7 में। ये हम लोगों ने पैरेलल में वोल्टेज किस तरह से कांस्टेंट रहा उस बात को भी जानने में हेल्प करी कि ये जो V2 वोल्टेज R' को रिसीव हुआ है 0.5 वोल्ट, ये 0.5 वोल्ट ही R2 पे भी पहुंचेगा, R3 पे भी पहुंचेगा और R4 पे भी पहुंचेगा। ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? 2-3 बार इसको देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इस वाले 4th वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना। चलो अब इसी में कंटिन्यू करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालनी है, राइट? I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालनी है, तो I1 की सब निकलेगा ओम्स लॉ से। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इक्वल्स टू, ओम्स लॉ में 3 ही लोग होते हैं, कौन? वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। करंट I1 है तो I के टर्म्स में V अपॉन R आएगा, तो V, अब इस I1 को निकालना है तो इसके पास V कौन सा था? V2, और R कौन सा है इसका? R2। ओम्स लॉ ऐसे लगे ना, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2। इस I1 के लिए रजिस्टर कौन है? R2, और इस पूरे पे वोल्टेज कौन है? V2। जरा इस V2 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी थी? 0.5, और ये R2 कितना है? 2, तो 0.5 अपॉन 2 यानी 0.25 एम्पियर का करंट इस I1 के टुकड़े में आया। अब इस I2 के टुकड़े में देखो क्या आया, वोल्टेज तो V2 ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसके पास भी V2 है, लेकिन रेजिस्टेंस R3 है, तो V2 वोल्टेज कितना था? 0.5, रेजिस्टेंस R3 कितनी थी? 4, तो ये कट के कितना हुआ? ये हो गया आपका 0.5 का 0.1 10 2 5 0.125 एम्पियर्स। ठीक है ना, 0.125 एम्पियर्स हमारा ये हो गया। ठीक है, मेरी तार थोड़ी सी मुड़ गई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, करंट मेरा अभी भी फ्लो कर रहा है, मस्त फ्लो कर रहा है, करंट मना नहीं करता टेढ़ी मेरी तार से जाने से, डोंट वरी। 0.125 एम्पियर हो गया। अब I3 की बात करते हैं। I3 ये भी V2 वोल्टेज रिसीव कर रहा होगा और R4 रेजिस्टेंस, तो 0.5 अपॉन 4, ये भी कितना रहा? 0.125 एम्पियर। अब जरा आप चेक करो, देखो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रहा है कि नहीं? आपका टोटल I कितना था? 0.5 था। आप देखो उसी 0.5 के 0.25, 0.125 और 0.125 टुकड़े हुए हैं, सबको सम करोगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि यही I यहाँ से बट के इन 3 टुकड़ों में गया, तो तीनों टुकड़ों का ये आएगा। अब ये I4 और I5 कितने हैं जरा ये भी पता कर लेते हैं, लगे हाथ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो क्या हुआ। I4 और I5 के बारे में बात करते हैं। I4 कैसे निकलेगा? इस हिस्से पे वोल्टेज क्या है? V3, और रेजिस्टेंस कौन सी है? R5। तो V3 वोल्टेज कितना निकला था हमारा? V3 निकला था 1, और R5 कितनी है? 3, तो 1/3 हो गया, यानी 0.33। और R5 कितना है? I5 यहाँ पे V3 वोल्टेज, तो V3 R5 के पास भी है, R6 के पास भी है, दोनों के पास सेम वोल्टेज है ना, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे R6 रेजिस्टेंस है, तो ये 1 V3 की वैल्यू और R6 हमारा 6, तो 1/6 आ गया। ये इसको डेसिमल में नहीं करते हैं, 1/3 1/6 इतने ही एम्पियर्स दिखा देते हैं। चेक तुम कर सकते हो, 1/3 प्लस जो I है वही आपका I4 I5 का सम भी है। ये चेक करने के लिए तुम 1/3 प्लस 1/6 को जोड़ लो, देख लो 6, ये आपका 2 टाइम्स 1 टाइम 3/6 यहाँ पे आएगा ना, 3/6 आएगा, 3/6 और 3/6 यानी 1/2, 1/2 0.5 एम्पियर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको फिर से मिल गई। ये चेक तो मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में करके दिखा रहा हूँ कि यही I यहाँ पे फिर से पूरा 0.5 एम्पियर आया होगा, और इन दोनों को फिर 0.5 मिला होगा, और यहाँ फिर से बाहर निकलते हो फिर पूरा I हो गया होगा, तभी देखो I4 और I5 का सम भी 0.5 है। ये मुझे वैसे करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में ये सॉल्व कर रहा था। मेरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आता है। अब अगर सिर्फ मुझे ये करना नहीं है तो इस कारण से मैं इसको डेसिमल में दिखाऊं तो इट विल लुक बेटर, है ना। 1/6 कितना होगा? 0.1 टाइम गया 1, 40 6 बार गया, 6 जाता जाएगा, 0.167 एम्पियर्स, 0.17 कर सकते हो इसको, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए तो। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो 2-3 बार देखना कैसे I का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो कौन सा वोल्टेज लिया जा रहा है और कौन से रजिस्टर पे लिया जा रहा है, ये भी तुम्हें करने का नहीं है, बस ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इन आईज की वैल्यू की, अलग अलग I की क्या वैल्यूज है वो आता है, अलग अलग वोल्टेजेस की क्या वैल्यू है वो आता है, तो ये आपने करना